India has always tried to be on the side of peace and negotiations and so. 1962 में चीन और फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग। इंदिरा गांधी ने काव साहब को बुलाया और बस इतना पूछा कि क्या हम तैयार हैं। काव साहब का जवाब था कि मैडम बस आपके हुक्म का इंतजार है। रॉ ने रातों रात मुक्ति वाहिनी नाम की एक गुरिल्ला आर्मी खड़ी कर दी। खुफिया गलियारों में ये शोर है कि NSA अजीत डोभाल के पास एक ऐसी लिस्ट है जिसमें भारत के हर उस दुश्मन का नाम दर्ज है जो विदेश में बैठकर भारत को तोड़ने की कोशिश करता है। The fourth generation warfare is the civil society. दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बनाना हो या समुद्र के बीचों बीच चलती हुई सरकार को बचाना, भारत के जासूसों ने वो कारनामे किए हैं जो जेम्स बॉन्ड की स्क्रिप्ट में भी नहीं मिलते हैं। आज बात होगी भारत की सबसे रहस्यमयी एजेंसी की R&AW की, जिसे आप रॉ के नाम से जानते हैं। ये कहानी 1968 के उस खामोश शतरंज के खिलाड़ी आरएन काव से शुरू होती है और आज पहुंचती है मॉडर्न डे चाणक्य यानी NSA अजीत डोभाल की कोर्ट की उस जेब तक, जिसमें एक ऐसी ब्लैक बुक रखी हुई है जो हर शाम को अपडेट होती है। और इस किताब में जिसका नाम चढ़ गया समझो उसका टिकट कट गया। आखिर क्या है इस ब्लैक बुक का रहस्य और क्यों आज दुनिया भर में अननोन गनमैन अज्ञात हमलावर चर्चा का विषय बने हुए हैं। आजकल जब NIA ने नॉर्थ ईस्ट में कुछ विदेशी एजेंटों को दबोचा तो राजनीति के गलियारों में कुछ बकलोली शुरू हो गई। कांग्रेस ने शोर मचाया कि भारत को रूस की मदद क्यों लेनी पड़ रही है। उनका निशाना सीधा था NSA डोभाल पर। लेकिन क्या ये वाकई कमजोरी है या फिर ये डोभाल साहब की वो पर्सनल बॉन्डिंग और ग्लोबल नेटवर्किंग है जिसने दुश्मनों की नींद उड़ा रखी है। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम इंदिरा गांधी के दौर से लेकर के 2026 के आक्रामक भारत तक की वो कहानी सुनेंगे जो आपने इजराइल की मोसाद के बारे में भी नहीं सुनी होगी। तो रेडी हो जाइए एक ऐसी शैडो वॉर को समझने के लिए जहां सरेंडर की जगह स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस चलती है। एक ऐसी कहानी जिसने इस उपमहाद्वीप में युद्ध और शांति के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। कहानी शुरू होती है एक हार से। 1962 में चीन और फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग। इन दोनों मौकों पर हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB फेल रही थी। हमें पता ही नहीं चला कि दुश्मन कब और कहां से हमला करने वाला है। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने महसूस किया कि हमें एक ऐसी एजेंसी चाहिए जो सिर्फ देश के अंदर नहीं बल्कि सरहद के पार जाकर दुश्मन के घर में ताक झांक कर सके। और यहाँ एंट्री होती है रामेश्वर नाथ काव की। काव साहब कोई आम पुलिस वाले नहीं थे, वो एक विजनरी थे। उन्होंने R&AW बनाई और उसके जासूसों को नाम दिया काउबॉयज। काव का स्टाइल सिंपल था, कम बोलो, छुप कर रहो, लेकिन वार ऐसा करो कि दुश्मन संभल भी न पाए। उन्होंने रॉ को पुलिसिया मानसिकता से बाहर निकाला और एक ऐसे प्रोफेशनल किलर मशीन में बदल दिया जिसकी कहानियां इतिहास बन गई। लेकिन काव साहब की असली अग्नि परीक्षा भी बाकी थी। साल 1971 पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहां पे आतंक और नरसंहार चरम पे था, जिस वजह से भारत में रिफ्यूजी संकट पैदा हो गया। इंदिरा गांधी ने काव साहब को बुलाया और बस इतना पूछा कि क्या हम तैयार हैं। काव साहब का जवाब था कि मैडम बस आपके हुक्म का इंतजार है। यहीं से शुरू हुआ दुनिया की जासूसी के इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन। रॉ ने रातों रात मुक्ति वाहिनी नाम की एक गुरिल्ला आर्मी खड़ी कर दी। हमारे जासूसों ने उन्हें हथियार दिए, ट्रेनिंग दी और पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनकी सप्लाई लाइंस को काट दिया। नतीजा क्या हुआ? सिर्फ 13 दिनों की जंग और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेक दिए। दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरा, बांग्लादेश। ये दुनिया की इकलौती ऐसी मिसाल है जहां एक खुफिया एजेंसी ने न केवल जंग जिताई बल्कि एक नया देश भी बना डाला। लेकिन सिर्फ जमीन पर नक्शा बदलना काफी नहीं था। 1970 का दशक कोल्ड वॉर का चरम था। अमेरिका अपनी नौसेना के साथ हिंद महासागर में अपनी धौंस जमा रहा था। तब आरएन काव ने रूस की KGB के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जो आज भी जासूसी की किताबों में टॉप सीक्रेट माना जाता है, द फिशिंग ट्रॉली ऑपरेशन। कोल्ड वॉर में एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत संघ यानी रूस था। भारत का झुकाव रूस की तरफ था और इसी दोस्ती ने जन्म दिया एक सीक्रेट तालमेल को। रॉ और रूस की खुफिया एजेंसी KGB ने मिलकर इतना गहरा रिश्ता बनाया कि रूस ने हमें टेकिंट यानी टेक्निकल इंटेलिजेंस में बहुत मदद की। एक बड़ा ही अजीब और साहसिक मिशन था फिशिंग ट्रॉली ऑपरेशन वाला। सोचिए, समंदर के एक साधारण से दिखने वाली मछली पकड़ने वाली नाव फिशिंग ट्रॉली वो घूम रही है, लेकिन उसके अंदर लगे हैं रूस के दिए हुए करोड़ों के जासूसी उपकरण।
और उनका मकसद था हिंद महासागर में घूम रहे अमेरिकी नेवी के जहाज़ों की बातें सुनना। यह मिशन इतना खतरनाक था कि अगर पकड़े जाते तो इंटरनेशनल बवाल होना तो तय था, लेकिन काओ साहब को खतरा मोल लेना पसंद था। इस घटना का जिक्र करना इसलिए जरूरी है ताकि जो लोग आज CIA के आदमी को नॉर्थ ईस्ट में पकड़ने के लिए रूस की खुफिया मदद पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें समझ आ जाए कि ये टेक्निकल बॉन्डिंग दशकों पुरानी है। भले ही तब की बॉन्डिंग और आज की बॉन्डिंग में कितना फर्क है वो हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। अब आपके सामने जमीन का नक्शा भी बदल चुका है, समुद्र में भी आपने जासूस छोड़ दिए हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली चुनौती थी इस पूरे इलाके पर अपनी धाक जमाना। यहाँ से जन्म हुआ भारत की असली अघोषित नीति का इंडियन मोनरो डॉक्ट्राइन। मोनरो डॉक्ट्राइन क्या था, इसे आसान भाषा में समझते हैं। 1823 में अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मोनरो ने दुनिया को वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारे आसपास के देशों यानी नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में अगर कोई बाहर का देश दखल देगा तो हम उसे अपना दुश्मन मानेंगे, उस पर हमला कर देंगे। भारत ने भी अपना एक मोनरो डॉक्ट्राइन बनाया जिसका मतलब था हिंद महासागर और हमारे पड़ोसी देशों जैसे मॉरिशस, सेशेल्स, श्रीलंका, इनमें कोई भी बाहरी ताकत चाहे चीन या अमेरिका वो पैर नहीं पसार सकती और यहाँ का बॉस एक ही है, सिर्फ और सिर्फ भारत। इसी के तहत रॉ ने ऑपरेशन लाल डोरा और ऑपरेशन फ्लावर्स आर ब्लूमिंग किए। हमने बिना गोली चलाए मॉरिशस और सेशेल्स में तख्ता पलट रुकवा दिया। ऑपरेशन लाल डोरा किया गया जब 1983 में मॉरिशस में तख्ता पलट की साजिश रची जा रही थी। वहां पर जगन्नाथ सरकार खतरे में थी। काओ साहब ने बिना सेना भेजे चुपचाप अपने जासूसों को पोर्ट लुइस भेजा और पर्दे के पीछे ऐसी शतरंज बिछाई कि विद्रोही आपस में ही लड़ मरे। बिना एक भी गोली चलाए सरकार बच गई। दूसरा ऑपरेशन था फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। 1986 में सेशेल्स की यह घटना थी जहां विदेशी भाड़े के लड़ाके कब्जा करने आए थे। भारत ने अपना युद्धपोत INS विंध्यगिरि वहां भेज दिया। जब विद्रोहियों ने समंदर में भारत की ताकत देखी तो वे वहां से बिना लड़े ही भाग गए। हमने दुनिया को बता दिया था कि हमारे पड़ोस में अगर कोई आग लगाएगा तो उसे बुझाने वाला फायर फाइटर सिर्फ और सिर्फ भारत होगा। 80 के दशक में अफगानिस्तान में रूस की एंट्री हुई, तब बनी एक खतरनाक तिकड़ी। भारत की रॉ, रूस की KGB और अफगानिस्तान की खाद की HAD। पाकिस्तान हमारी तरफ खालिस्तानी आतंकवाद को भेज रहा था तो हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। रॉ ने 2 टीमें बनाई थी, CIT-X और CIT-J। इन दोनों टीमों ने पाकिस्तान के कराची और लाहौर में वो तबाही मचाई कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के पसीने छूट गए। पहली बार पाकिस्तान को समझ आया कि अगर वो हमारे यहाँ आग लगाएगा तो धुआं उसके घर से भी निकलेगा। फिर वक्त बदला, सोवियत संघ टूट गया, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती नहीं टूटी। और फिर साल आया 2014। यहाँ से स्टोरी में NSA अजीत डोभाल फ्रंट पे आते हैं। डोभाल साहब का कंसेप्ट बहुत ही क्लियर है और ये कॉन्सेप्ट है ऑफेंसिव डिफेंस का, यानी हम हमला पहले नहीं करेंगे लेकिन अगर तुम हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें घर में घुस के मारेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक इसका सिर्फ ट्रेलर थे और इसमें उनका सबसे बड़ा साथी बना था रूस का डीप स्टेट यानी जनरल निकोलाई पात्रुशेव और उनकी एजेंसी FSB। निकोलाई पात्रुशेव को रूस का दूसरा सबसे ताकतवर शख्स माना जाता है। वो पुतिन के सबसे करीबी हैं और पूर्व FSB चीफ रहे। मई 2024 के बाद पात्रुशेव और रूसी राष्ट्रपति के प्रेसिडेंशियल एड के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन भारत के साथ सुरक्षा संबंधों में उनकी भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण है। आज का सहयोग रूस के साथ और भी हाईटेक हो गया है। आजकल ही एक बड़ी न्यूज आई थी, रूस की टिप पर भारत ने एक अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैन डाइक और कुछ यूक्रेनियन को गिरफ्तार किया। ये लोग अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लोग हैं। ये लोग मिजोरम के रास्ते म्यांमार के विद्रोहियों को ड्रोन ट्रेनिंग दे रहे थे। इनको पकड़े जाने का तरीका यही साबित करता है कि आज भी जब भारत पर आंच आती है तो रूस हमारा सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन का सोर्स है। पर्सनल बॉन्डिंग का कमाल देखिए। ऐसे ही आईसिस का आतंकी भी पकड़ा गया था। अगस्त 2022 में रूस ने एक आईसिस आतंकी को पकड़ा जो भारत में फिदायन हमला करने जा रहा था। उस वक्त भी रूस में NSA डोभाल के समकक्ष पात्रुशेव थे। उन्होंने खुद डोभाल साहब को फोन करके ये तोहफा दिया था। ये NSA डोभाल और पात्रुशेव के बीच के उस भरोसे का नतीजा था जो सालों की मुलाकात और आपसी तालमेल से बनता है। और आजकल जब रूस की टिप पर भारत ने मिजोरम बॉर्डर के पास CIA के लोगों को पकड़ा तो हमारे देश में एक अजीब सा तमाशा शुरू हो गया। कांग्रेस और उनके मिनियंस इसे कमजोरी बता रहे हैं। उनका तर्क है कि भारत को रूस की जरूरत क्यों पड़ी, लेकिन सच तो ये है कि ये दलील पूरी तरह से बकलूली है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि खुफिया एजेंसियां अकेले या आइसोलेशन में काम नहीं करती हैं, वो नेटवर्किंग और बॉन्डिंग से ही चलती हैं। जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं उन्हें शायद मित्रों के आर्काइव याद नहीं है।
70 के दशक में रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी का भारत में इतना दबदबा हो गया था कि इंदिरा गांधी के दौर में हमारी पूरी व्यवस्था सोवियत संघ के आगे एक तरह से सरेंडर कर चुकी थी। तब रूस हमारी इंटरनल पॉलिसी को प्रभावित करता था, हमारे मीडिया में खबरें प्लांट करता था, हमारे इंटेलेक्चुअल्स राइटर्स रूस जाकर रेड वाइन पिया करते थे, और तब की हमारी पीएम इंदिरा गांधी तो खैर वो बात डिटेल में कभी बाद में करेंगे। लेकिन आज तो गेम एकदम पलट चुका है। पीएम मोदी और एनएसए डोभाल के दौर में भारत मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी पर चलता है। आज हम रूस के आगे सरेंडर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम रूस, अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए। विपक्ष ये बात बखूबी जानता है कि आज हमारी एजेंसियां पहले से कहीं ज़्यादा एडवांस और लीथल हो चुकी हैं, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज और वोटों के चक्कर में वो देश की सुरक्षा रणनीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। सोचिए, अगर रूस हमें ये इनपुट न देता और वो विदेशी एजेंट हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में कोई कांड कर देते, तब लोग यही पूछते कि हमारी एजेंसियां तब क्या कर रही थी। आज अगर रूस के एनएसए पत्रुशेव और भारत के एनएसए डोभाल एक साथ बैठकर चाय पीते हैं और वो हमसे कोई सीक्रेट शेयर करते हैं, तो ये हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि हमारी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। खुफिया जानकारी का मिलना कमजोरी नहीं होता है, बल्कि आपकी पहुंच, रीच और आपकी ताकत का प्रमाण होता है। जो लोग इसे सरेंडर कह रहे हैं वे शायद भूल गए हैं कि आज रूस हमें रिपोर्ट देता है, हम रूस को रिपोर्ट नहीं देते हैं। हमने दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाना सीख लिया है। हम उनसे वो जानकारी निकलवा रहे हैं जो शायद हमें सालों की जासूसी के बाद भी न मिलती। अभी मैं आपको इस वीडियो में कुछ और तथ्य बताने वाला हूं, जिसे सुन के आपको लगेगा कि कांग्रेस के जख्म अभी रुकने वाले नहीं है, क्योंकि एक आदमी बैठा हुआ है और अपनी ब्लैक बुक रोज अपडेट करता है, रोज शाम को। खुफिया गलियारों में ये शोर है कि एनएसए अजीत डोभाल के पास एक ऐसी लिस्ट है जिसमें भारत के हर उस दुश्मन का नाम दर्ज है जो विदेश में बैठकर भारत को तोड़ने की कोशिश करता है या साजिश प्लान करता है। इस ब्लैक बुक की चर्चा पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियां कर रही हैं। कुछ साल से कनाडा, अमेरिका और पाकिस्तान में जो अज्ञात हमलावर या धुरंधर कह लीजिए उनको, जो तबाही मचा रहे हैं, खुफिया गलियारों में शोर है कि ब्लैक बुक की सफाई चल रही है। भारत सरकार इसे हमेशा नकारती है, लेकिन नतीजे पूरी दुनिया देख रही है। सिक्योरिटी एजेंसी जैसे ही काम करती हैं। दुनिया भर की मीडिया जैसे द गार्डियन हो या द इंटरसेप्ट हो, उनका दावा है कि ये ब्लैक बुक के वही नाम हैं जिन्हें भारतीय एजेंसियां अब बर्दाश्त नहीं कर रही हैं। इस बुक में सिर्फ आतंकवादियों के नाम नहीं है, बल्कि उन व्हाइट कॉलर अपराधियों के नाम भी हैं जो एनजीओ, मीडिया हाउस या विदेशी यूनिवर्सिटी के नाम पर भारत के अंदर दंगे भड़काने या फेक न्यूज़ फैलाने का काम करते हैं। डोभाल साहब ने एक बार कहा था कि 4th जनरेशन वॉरफेयर हथियारों से नहीं, समाज के अंदर से लड़ा जाता है। The 4th generation warfare is the civil society. ये बुक उसी नेटवर्क को तोड़ने का डेटाबेस है। कभी रूस की केजीबी के पास एक ऐसी ही लिस्ट होती थी जिसे वो वेट वर्क नाम देते थे, यानी खून खराबे वाला काम। एनएसए डोभाल साहब ने रूस के साथ मिलकर इसी तरह का एक शेयरिंग मैकेनिज्म बनाया हुआ है। जब भी कोई एंटी इंडिया एलिमेंट रूस या उनके प्रभाव वाले देशों जैसे मध्य एशिया में वहाँ छिपने की कोशिश करता है, तो रूसी एजेंसी एफएसबी तुरंत भारत को अपडेट देती है। वो जो आईसिस वाला आतंकी मॉस्को में पकड़ा गया था, वो इसी ब्लैक बुक के कोऑर्डिनेशन का हिस्सा था। रामेश्वर नाथ काव ने एक पौधा लगाया था और आज एनएसए अजीत डोभाल की लीडरशिप में वो एक ऐसा वट वृक्ष बन चुकी है जिसकी छाया में पूरा भारत सुरक्षित महसूस करता है। जासूसी की दुनिया में कोई दोस्त या दुश्मन परमानेंट नहीं होता, लेकिन भारत और रूस का यह खुफिया रिश्ता पिछले 60 सालों से अटूट बना हुआ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आशीष, आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। धन्यवाद।